दोस्तों नमस्कार। अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पॉलिटी मॉक टेस्ट 9 लेकर आए हैं। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लाभ का पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी संघीय संसद या ऑप्शन डी लोक सेवा आयोग। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संघीय संसद लाभ के पद का निर्णय करेगी। यहाँ पर दो परिस्थितियाँ होती हैं लाभ के पद के निर्णय करने की, जिसे हम व्याख्या में देखते हैं। कोई पद संसद अथवा विधान मंडलों में सदस्यता की अयोग्यता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत राज्य में राज्य विधानमंडल करेंगे। वहीं दूसरी परिस्थिति है, कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधान मंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण अयोग्य है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103(1) एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192(1) एवं 2 के अंतर्गत अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी विधायिका या ऑप्शन डी न्यायपालिका। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? ऑप्शन ए रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन सी द्वारिका नाथ मिश्रा या ऑप्शन डी प्रकाश चंद्र सेठी। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलाश नाथ काटजू जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैलाश नाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे तथा इसी वर्ष देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया। वह 1957 से 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन डी बजट। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बजट। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 इंदिरा गांधी, 3 गुलजारी लाल नंदा और 4 अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइएगा सही आंसर। तो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू बने, इंदिरा गांधी जी भी बनी,
गुलजारी लाल नंदा जी भी बने और अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। बताइएगा सही आंसर। मुख्यमंत्री नहीं रहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बाकी तीनों रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस ने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 लाल बहादुर शास्त्री, 3 गुलजारी लाल नंदा और 4 इंदिरा गांधी, 5 अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 3, 4 और 5 या ऑप्शन डी 1, 2, 4 और 5। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। किस किस ने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद को एक बार से अधिक समयांतर, यानी यहाँ इसका अर्थ है कि लगातार न होके कुछ समय के बाद दोबारा पद को सुशोभित किया हो? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने लगातार किया था, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी भी नहीं होगा। गुलजारी लाल नंदा ये होगा। इंदिरा गांधी जी भी थी और अटल बिहारी भी थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4 और 5। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी HD देवगौड़ा या ऑप्शन डी IK गुजराल। बताइएगा। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में लोकसभा सदस्य थे, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रशेखर लोकसभा के सदस्य थे, बाकी सभी लोग राज्यसभा के थे। मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा और IK गुजराल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? ऑप्शन ए VP सिंह, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी चंद्रशेखर। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। जो अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 74 में। बताइएगा। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी नरसिम्हा राव,
ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप? बताइएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिम्हा राव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के पूर्व वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। बताइएगा, मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। बाकी वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ऑप्शन ए नीली पुस्तिका, ऑप्शन बी हरित पत्र, ऑप्शन सी श्वेत पत्र या ऑप्शन डी पीत पत्रिका। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? भारत का कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वेत पत्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन एक है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। कारण है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। कथन एक है कथन कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है पर कारण सही है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो कथन कहता है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं, ये सही है। और कारण है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण कारण नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है पर कारण सही है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो कथन कहता है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, ये गलत है। केवल मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं कारण कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, ये सही हो जाएगा। इसलिए कथन गलत है और कारण सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन सही है
कथन गलत है पर कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कारण आर, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। अब इसमें ऑप्शन ए है कि कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन, यहाँ कथन हो जाएगा, कथन है, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। कथन कहता है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, ये सही है। और कारण है कि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, ये भी सही है। इसलिए कथन और कारण सही है पर स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 कथन कहता है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। नंबर 2 कहता है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आप उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। तो नंबर 1 कहता है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये होता है राष्ट्रपति में निहित। और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता, ये भी गलत है। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये दोनों आंसर गलत हैं, दोनों प्रश्न गलत हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कहता है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। नंबर 2 केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देश के अधीन कार्य करता है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नंबर 1 कहता है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, तो ये गलत है। राज्यसभा के भी हो सकते हैं। दूसरा कहता है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार कार्य करता है, ये भी गलत है। ये प्रधानमंत्री के अधीन रहता है, इसलिए इसके दोनों प्रश्न गलत हो जाएंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। नंबर 2, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। उपर्युक्त कथनों में कौन सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नंबर 1 कहता है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ये सही है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36, ये गलत है। वर्तमान में लगभग 52 मंत्रालय हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 257 या अनुच्छेद 258? बताइएगा। प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 257 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी सी राय, ऑप्शन सी गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन डी टी कृष्णामाचारी? बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की रिपोर्ट आधारित थी ऑप्शन सी गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? नंबर 1, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। नंबर 2, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय की सहायता। नंबर 3, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल 1, केवल 2, सी केवल 1 2 या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी? बताइएगा। कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, ये सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय की सहायता, ये भी सही है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों की आवंटन, ये गलत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू? बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और ऑप्शन डी राजीव गांधी कर्मभूमि? बताइएगा। निम्न में से प्रधानमंत्रियों की समाधि स्थल स्थित है जिनका नाम दिया हुआ है, बताइएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन में है, सही है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ये भी सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये भी सही है। और ऑप्शन डी राजीव गांधी कर्मभूमि, ये गलत है, इनकी थी वीर भूमि।
वीरभूमि, और बल्कि कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की थी। कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की थी। ये रहा आज का मॉक टेस्ट और ये रही इसकी आंसर की, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।